सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले में देश के प्रति अगाध लगाव और श्रद्धा भाव था। वह शहीदों और देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। उनमें देश प्रेम और देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। प्रश्न 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? पहला उत्तर है, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा ना होगा। अब कैप्टन तो जिंदा नहीं है जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से मूर्ति चश्मा विहीन होगी, परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। यह बात सोचकर वे भावुक हो गए। प्रश्न नंबर 3, आज से स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उक्त पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। पान वाले प्रश्न नंबर 4, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता रहता था। वह स्वभाव से खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति था। उसकी तोंद निकली हुई थी। वह पान खाता रहता था जिससे उसकी बत्तीसी काली लाल हो रही थी। जब वह हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह वाक्पटु है जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता है। प्रश्न नंबर 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता था। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है जो अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के अलावा प्रगाढ़ भी करता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? क, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। ख, पान वाला उदास हो गया था। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उत्तर है क का, हालदार साहब अपने कर्म के प्रति सजग तथा खाने पीने के पान खाने के भी शौकीन थे। उनके मन में
शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। नेताजी की मूर्ति को रुककर ध्यान से देखना तथा चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर आहत होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे चाहते थे कि युवा पीढ़ी में यह भावना और भी प्रबल हो। पान वाला प्राय कैप्टन चश्मे वाले का उपहास उड़ाता रहता था, जिससे ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर देशभक्ति का भाव नहीं है। पर जब कैप्टन मर जाता है तब उसके देश प्रेम की झलक मिलती है। वह कैप्टन जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होकर हवलदार को उसकी मृत्यु की सूचना देता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्तित्व वाला न रहा हो, पर मानसिक रूप से वह फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था। उसके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना फूट फूट कर भरी हुई थी। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर वह आहत होता है और उस कमी को पूरा करने के लिए अपने सीमित आय से भी चश्मा लगा दिया करता था, ताकि नेताजी की मूर्ति का व्यक्तित्व अधूरा ना दिखे। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कदकाठी वाला, हट्टा कट्टा दिखता होगा। उसका चेहरा रोबीला और घनी मूंछों वाला रहा होगा। वह अवश्य ही नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा। वह हर कोण से फौजियों जैसा दिखता होगा। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने से क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप अपने इलाके के चौराहे पर किस तरह की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? उस मूर्ति के प्रति आपके और दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? इसका उत्तर है क समाज सेवा, देश सेवा या अन्य ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति प्राय कस्बों, चौराहों, महानगरों या शहरों में लगाई जाती है। ऐसी मूर्तियां लगाने का उद्देश्य सजावटी न होकर उद्देश्यपूर्ण होता है। ऐसे लोगों के कार्यों को जाने या उनसे प्रेरित हों, लोगों में अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो और वे उनके लिए प्रेरित हों। लोग ऐसे लोगों को भूलें न तथा उनकी चर्चा करते हुए युवा पीढ़ी को भी उनसे परिचित कराएं। खैर, मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगवाना चाहूँगा, ताकि लोगों, विशेषकर युवा वर्ग को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिले, अपनी मातृभूमि पर आँच न आने दें और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगाने से भी न हिचकिचाएं। इसके अलावा युवाओं में देश प्रेम व देशभक्ति की भावना बलवती रहे। चौराहे या कस्बे में लगी समाज सेवी या अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रतिमा के प्रति हमारा तथा अन्य लोगों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि साल में कम से कम एक बार वहां ऐसा आयोजन करें कि लोग वहां एकत्रित हों और उस व्यक्ति के कार्यों की चर्चा की जाए। उस व्यक्ति के कार्यों की वर्तमान में प्रासंगिकता बताते हुए उनसे प्रेरित होने के लिए लोगों से कहें। मूर्ति के प्रति सम्मान भाव बनाए रखें। प्रश्न नंबर 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप से देश प्रेम का परिचय देते हैं। उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का और अनुकरणीय होता है, परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट करते हैं। ये काम है सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण तथा अपने आसपास की सफाई रखना, पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना,
वर्षा जल का संरक्षण करना, बिजली की बचत करना, कूड़ा इधर उधर न फेंकना, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का प्रयास करना, तोड़ फोड़ न करना, शहीदों और देशभक्तियों के प्रति सम्मान रखना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना आदि। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको बड़ी चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मान लो कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। प्रश्न नंबर 11, भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। उत्तर, एक भाषा के शब्द जब ज्यों के त्यों दूसरी भाषा में आते हैं तो इससे भाषा सरल, सहज और बोधगम्य बनती है। वह अधिकाधिक लोगों द्वारा प्रयोग और व्यवहार में लाई जाती है। कुछ ही समय में ये शब्द उसी भाषा के बनकर रह जाते हैं।